हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 21 जून है और 21 जून को हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो योगा का हमारे जीवन में जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे पहले, हर चीज से पहले हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है और उस हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी हम लोगों के लिए योगा है। तो मेरे भाई, मैं बस आज के दिन यही कहूंगा कि ये कोई विशेष दिन नहीं है कि बस आज ही हम लोग योगा करें और दो फोटो जो है वो क्लिक करके और अपने सोशल साइट्स पे जो है वो अपलोड कर दें। हमें हर रोज, हर दिन योगा करना होगा अगर हम अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग योगा करते रहिएगा और अपने शरीर को मेरे भाई, अपनी बॉडी को मेरे भाई, अपनी हेल्थ को बेहतर रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? वो बात अलग है कि मैं मतलब एक भी फोटो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। और पहली क्लास है आज, मैं आज के दिन पहली बार आपके सामने जो है वो लाइव आया हूँ। तो बस शुभकामनाएं जो है वो फेस टू फेस सामने से दे सकता हूँ, है ना। किसी पिक के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे सकता। चलिए, बुक आ गई है भैया जी, बहुत बढ़िया। करण मीना, सूरज पालीवाल, प्रमोद राजभर, प्रियंका पाल, सूरज पालीवाल, विनय निषाद। कितने दिन ज्योमेट्री चलेगा? मैं सीजीएल वाला नहीं हूँ, यूपीएसआई वाला हूँ। सवी रॉय, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। पूजा भारती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बात सुनिए ध्यान से। 13 अगस्त से आप लोगों का सीजीएल होना है और 13 अगस्त से सीजीएल आप लोगों का होना है। तो मेरे प्यारे साथी, दिन जो है वो हम लोगों के पास 2 महीने भी पूरे नहीं है और इन 2 महीने में मैथ का एक बेहतरीन रिवीजन होना चाहिए, मैथ का एक बार बेहतरीन तरीके से कोर्स पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ क्या किया था, उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप एक 16 घंटे की मैराथन मैंने ली हुई है, 16 घंटे की क्लास मैंने डलवाई हुई है। और मैंने कहा था कि ज्योमेट्री की उस क्लास को जो है वो आप लोग, हाँ, पहली बार कैसे रोज लाइव आते हैं ना, मैंने कहा था आज के दिन मैं सुबह से पहली बार लाइव आया हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, मैंने ये कहा था मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, वो 16 घंटे की क्लास आप लोग कर चुके होंगे, बेसिक्स जो है वो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरम को देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ रिजल्ट को देखेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर थोड़ी बहुत बची होगी तो उसे आज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम 3-4 दिन, 5 दिन में जो है वो मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक जो है वो हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्त ज्योमेट्री रहने वाला है। आज का टॉपिक जो है वो हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्त ज्योमेट्री रहने वाला है। ज्योमेट्री, जिसे ज्यामिति कहा जाता है, जिसे ज्यामिति कहा जाता है। इतना कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो लाइन एंड एंगल की समझेंगे, इसमें रेखा और कोण की समझेंगे। और हम लोग किसके क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई? ट्रायंगल के क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग जो है वो सर्किल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, सर्किल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। और हम लोग जो है मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। लाइन एंड एंगल को रेखा और कोण कहा जाता है, ट्रायंगल को त्रिभुज कहा जाता है, सर्किल को वृत्त कहा जाता है और क्वाड्रिलेटरल को मेरे भाई चतुर्भुज कहा जाता है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है।
अगर मैं बात करूं लाइन एंड एंगल में, सबसे पहले मैं बात करूं तो दो वर्ड आप लोगों ने देखे होंगे। एक तो कोटि पूरक देखा होगा जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कोटि पूरक देखा होगा, और एक समपूरक देखा होगा जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, एक्स प्लस वाई दो एंगल हैं, इनका सम 90 डिग्री होता है, तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पर भी बेस्ड क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनता है। फिर डेफिनेशंस कुछ हो गई आप लोगों की, लाइक रे क्या होती है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना पढ़ चुके होंगे, शुरू की 1 घंटे की क्लास देख चुके होंगे, मैंने रिफ्लेक्स एंगल का कहीं जिक्र किया होगा। रिफ्लेक्स एंगल को वृत्त कोण बोला जाता है। एक बार कोई भी साथी क्या मुझे बताएगा कि वृत्त कोण क्या होता है? कोई भी साथी क्या मुझे बताएगा कि वृत्त कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? क्या कोई मेरा दोस्त बताएगा कि रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है, और मेरे प्यारे दोस्त 360 से छोटा होता है। यही तो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 साइड मुझे दी गई हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ध्यान से सुनिएगा, 3 साइड मुझे दी गई हैं, और मैं कैसे पहचान करूंगा कि दिया गया त्रिभुज मेरा कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है? मैं कैसे पहचान करूंगा उन तीनों साइड्स को देख के कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है? मैं कैसे पहचान करूंगा उन तीनों साइड को देख के कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है? कौन से टाइप का त्रिभुज है मेरे भाई, बताइए कौन से टाइप का त्रिभुज है मेरे भाई? जल्दी से मुझे बता दीजिए, कैसे पहचान करोगे? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे, अगर सबसे बड़ी साइड मेरी सी है, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ जाता है, तो ऐसे केस में वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं, हां चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर से बड़ा है तो वो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के योग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। जब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो उसे ही पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपकी कंडीशन है। अच्छा, लाइन एंड एंगल के अंदर ही मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं और अगर मैं इनको काटती हुई एक ट्रांसवर्सल खींच देता हूं, मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर हैं? तो आप कहेंगे अगर पोजीशन सेम है, ये यहां ऊपर है, ये यहां ऊपर है, तो दोनों सेम साइड में है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, संगत कोण से बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर मैं कहूं कि इस लाइन के ऊपर ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है तो आप कहेंगे 180 डिग्री का, इसे स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। अगर मैं कहूं कि ये दो पैरेलल लाइंस है मेरे भाई और ये इन दोनों को काटती हुई ट्रांसवर्सल है, तो जहां जेड शेप की आकृति बन रही होती है इसे ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है। ये जेड सीधा भी हो सकता है और ये जेड उल्टा भी हो सकता है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होंगे? तो ये आप कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा, थोड़ा सा और मैं आप लोगों से पूछना चाहूं मेरे प्यारे दोस्त,
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई ये तीन लाइन जो हैं ये पैरेलल हैं, ये तीन लाइन आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, ये दो ट्रांसवर्सल मैंने खींच दी, ये ट्रांसवर्सल है एल और एम, ये जो पैरेलल लाइन दी हुई हैं ये एक्स वाई जेड दी गई हैं, ये किस किस पॉइंट पे कट करती हैं, ए बी सी डी ई एफ। इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया होगा, बताइए क्या बताया है मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या बताया है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। जब ये दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को ये रेखाएं काटती हैं तो यहां मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो ए बी और बी सी का जो रेशो होता है, ए बी और बी सी का जो रेशो होता है, जो इन दोनों भुजाओं का रेशो होगा वही इन दोनों भुजाओं का रेशो होगा, वही इन दोनों भुजाओं का रेशो होगा। क्या ये चीज मैंने बताई है? अगर मैं इस साइड ले लेता हूं, ए बी ले लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये वाली भुजा ले लेता हूं और अपॉन में पूरी भुजा ले लेता हूं, तो दूसरी साइड भी हमें वही लेना पड़ेगा। इस साइड तो ये भुजा लेनी पड़ेगी और अपॉन में ये पूरी भुजा लेनी पड़ेगी, यानी ये डीएफ हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या है आप लोगों को? तो आप कहेंगे इस बात में कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त जो रेशो इधर होता है वही रेशो मेरे प्यारे भाई इधर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लाइन एंड एंगल में आप लोगों को बताने थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में मैं बता के चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन में बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का यूज हुआ है। एक सबसे पहला बेसिक आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीपीओ 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। सीपीओ 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं नोट्स एक बार ट्राई करके देखता हूं, अगर नोट्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं नोट्स जो है वो ट्राई करके देखता हूं एक बार, ठीक है। अगर मिल जाते हैं तो मेरे भाई मैं आपके टारगेट बैच में जो है, जो टेलीग्राम पे टारगेट ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का टेलीग्राम पे, मैं उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे अरेंज हो जाते हैं तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, आपने एक ट्राइंगल बना लिया मेरे भाई एबीसी। हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएगा। ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों साइड बराबर दी है। आप इतना जानते होंगे कि अगर दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का ये कोण है और इसके सामने का ये कोण है मेरे भाई। उसने कहा एंगल ए जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। अब आप एक बात जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 180 में से 70 यहां चला गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे बचे हुए दोनों कोण जो होंगे वो 110 डिग्री के रहे होंगे। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो इन्हें आधे आधे में बांट दो मेरे भाई, यानी ये वाला कोण भी 55 डिग्री का आ जाएगा और ये वाला कोण भी 55 डिग्री का आ जाएगा और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा। उसने आपसे सी पूछा है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 55 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन सीपीओ में आप लोगों से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट में आप लोगों से पूछा गया है। 2024 का ही क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है एंगल्स का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, ये तीन एंगल्स का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए। अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं, कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे 180। अच्छा, यहां कितना दे रखा है? 16 और 11 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
यानी मेरे हिसाब से तीनों एंगल्स का सम 36 है, उसने कहा है 180 होता है, क्या 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना, 7 है। अगर एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 35 डिग्री आ जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, 35 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। 4-5 दिन 6 दिन में हम लोग जो है वो ज्योमेट्री को करेंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे, और यकीन मानिए कि आप इस 4-5-6 दिन में जो है वो सारा का सारा चैप्टर रिकॉल कर लेंगे। प्री से कहीं ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक उसके संपूरक का 1/3 हो। सबसे पहले मुझे यह बताइए पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वो होते हैं, पूरक कोण वो होते हैं मेरे भाई, पूरक कोण वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। पूरक कोण वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर ये दो एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो ये आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। अगर यही दो एंगल हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के संपूरक होंगे, यही तो होगा। अच्छा, उसने कहा उस कोण के बारे में बताइए जिसका पूरक जो है उसके संपूरक का 1/3 हो। क्वेश्चन से उधेड़ देंगे। अगर मैं इस कोण का पूरक पूछूं तो ये पूरक कब बनेगा, जब इसमें 40 जोड़ेंगे तभी तो 90 बनेगा। यानी 50 का पूरक 40 होगा और 50 का संपूरक 130 होगा। क्या इसका 1/3 आ रहा है ये? आप कहेंगे नहीं आ रहा है, ये जवाब नहीं होगा। इसका पूरक कितना होगा, 60 होगा, और इसका संपूरक कितना होगा, 150 होगा। अगर इसका 1/3 निकालूंगा तो क्या ये आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा ये। अगर इसका पूरक पूछूं तो 50 होगा और इसका संपूरक पूछूं तो 140 होगा। क्या इसका 1/3 है? नहीं है बच्चे। अगर इसका पूरक पूछूं तो 45 है, इसका संपूरक पूछूं तो 135 है। अगर इसका 1/3 निकालूंगा तो ये आएगा। वही क्वेश्चन ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपसे पूरक के बारे में जिक्र किया जाए तो दो कोण तब पूरक होते हैं जब उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। दो कोण तब संपूरक होते हैं जब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसने कहा है उस कोण के बारे में बताइए जिसका पूरक जो है उसके संपूरक का 1/3 है। जिसका पूरक जो है उसके संपूरक का 1/3 है। अगर मैं उस एंगल को 50 मानूं तो इसका पूरक 40 आ जाएगा, इसका संपूरक 130 आ जाएगा। तो इसका 1/3 है क्या? नहीं है। इसका पूरक 60 आएगा, इसका संपूरक 150 आएगा। क्या इसका 1/3 ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका पूरक 50 आएगा, इसका संपूरक 140 आएगा। क्या इसका 1/3 ये आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे? मैंने मान लिया वो थीटा एंगल था जिसके बारे में बात की जा रही है। उसने कहा है इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 में से इसे घटा दो। भाई दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका पूरक एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, भैया जी 180 में से घटा दो, इसका संपूरक आ जाएगा। इसका 1/3 है इसका पूरक, ये क्वेश्चन ने कहा है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो 3 की गुणा 90 में करेंगे 270 आएगा, 3 की गुणा थीटा में करेंगे 3 थीटा आएगा, ये 180 आएगा और यहां पे माइनस थीटा हो जाएगा। 3 थीटा माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 थीटा जाएगा, 2 थीटा बचेगा। 270 में से 180 जाएगा तो 90 बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री होगा। ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। बेटा जी उसने कहा है उस एंगल के बारे में बताइए जिसका पूरक जो है, इसका पूरक क्या होगा, 45 होगा, इसी के संपूरक का 1/3 है। क्या इसका 1/3 ये नहीं आ रहा है? तो वो
एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल 45 हो जाएगा, वो एंगल जो है वो 45 हो जाएगा। पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है और संपूरक को इंग्लिश में मेरे भाई सप्लीमेंट्री कहा जाता है। ठीक है भैया, ये मैंने मेथड भी आप लोगों को बता दिया और ये मैंने प्यारे दोस्त बाई ऑप्शन भी आप लोगों को करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ये सीपीओ 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, सोच समझ के जवाब देना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सोच समझ के आप लोगों को जवाब देना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? कौन सा कथन जो है वो सही है? आपने कहा एक त्रिभुज में सभी कोण 60 से कम हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर 60 से कम सभी कोण हो गए तो उन्हें जोड़ के कैसे 180 आ सकता है? तो पहली बात जो लिखी हुई है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ये वाला कोण 110 हो जाए, हो सकता है ये वाला कोण 30 हो जाए, 110 और 30 140 हो गया, हो सकता है ये 40 हो जाए। तो एक त्रिभुज के अंदर एक अधिक कोण हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, दो समकोण कभी भी नहीं हो सकते। अगर वो दो समकोण बन गए तो मेरे भाई वो कभी त्रिभुज बनेगा नहीं, और अगर दो समकोण बन गए तो दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री हो गया। तीसरे एंगल्स का सम हमें 0 लेना पड़ेगा, तब जाके ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा, और 0 हम लोग ले नहीं सकते, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम बिल्कुल हो सकते हैं। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, तो दो न्यून कोण मेरे भाई हो सकते हैं। हो सकता है ये 60 हो जाए, हो सकता है ये 70 हो जाए, हो सकता है ये कितना भी 70 और 60 130 ये 50 हो जाए, ये 50 हो जाए मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी बी और डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल। क्या दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं? उसने तीन के बारे में कुछ नहीं कहा है, उसने कहा है क्या दो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यहां दो एक्यूट एंगल हैं भाई। तीसरा क्या है क्या नहीं, मैटर नहीं करता। तीसरा क्या है क्या नहीं, मैटर नहीं करता। उसने कहा है दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या? आपने कहा दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अगर मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ले लूं, अगर मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ले लूं, मान लो मैंने इसे 100 ले दिया, तो भी दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तो भी दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो दो एक्यूट एंगल हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाता चलूंगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से बताइए। देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को इन्होंने नाम क्या दिया है? इस ट्राइंगल को इन्होंने नाम दिया है पी क्यू आर। इसकी भुजा क्यू आर। अच्छा बेटा ध्यान रखना, अगर ये आर क्यू लिखा होता तो आर से क्यू की तरफ बढ़ा रहे होते। अगर ये क्यू आर लिखा है, अगर ये क्यू आर लिखा है तो क्यू से आर की तरफ बढ़ा रहे, क्यू से आर की तरफ बढ़ा रहे, यानी इधर बढ़ा रहे। बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। कहां तक बढ़ाया जाता है? बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। यदि पी आर एस जो है, पी आर एस ये वाला जो है 104 डिग्री है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा। किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। विपरीत दो एक्यूट तो अधिक त्रिभुज में भी होते हैं, कोई बात नहीं, दो तो होते हैं ना,
दो एक्यूट तो होते हैं ना, हर जगह होते हैं, चाहे आप तीनों एक्यूट ले लो, चाहे आप एक अधिक कोण ले लो, किसी में भी ले लो, दो एक्यूट आपको हर जगह मिलेंगे, इसलिए वो बात बिल्कुल ठीक है। उसने कहा हो सकते हैं दो एक्यूट, बिल्कुल हो सकते हैं दो एक्यूट, ठीक है। तीसरा वाला एक्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बारे में कोई जानकारी उसने मांगी नहीं है। अच्छा, मैं एक प्रॉपर्टी यहां पर लोगों को बताने जा रहा था कि मेरे भाई ये जो बाहरी कोण होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है। तो ये जो 104 होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर क्यू पी 3/5 है। अच्छा, मैं आपसे कहूं आर क्यू पी, मैंने आपसे कहा ये वाला एंगल, एंगल पी प्लस ये वाला एंगल, एंगल क्यू, इन दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए? आपने कहा इन दोनों का सम 104 होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि उसने पूछा क्या है? आपने कहा क्यूपीआर। अच्छा, क्यूपीआर पूछा है मतलब वो एंगल पी के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या एंगल क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं 3/5 एंगल पी लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्यू जो है वो किसके बराबर है? 3/5 पी के बराबर है मेरे भाई। आपने कहा 5p और 5p और 3p 8p हो जाएगा, 8p/5 हो जाएगा, और इधर 104 दिया हुआ है। 8 एकम 8 होगा, 8 तिया 24 होगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो p कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे p जो है वो 65 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे p जो है वो 65 निकल के आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। देखिए भैया जी, अभी ये थ्योरम बता के आया हूं, लाइन एंड एंगल की थ्योरम बता के आया हूं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि भाई साहब कैंची थ्योरम क्या होती थी? कैंची थ्योरम क्या होती थी? क्या कोई मुझे बताएगा? मैं एक आपके सामने फिगर बना रहा हूं, उसे देख के आप लोगों को बताना है कैंची थ्योरम क्या होती थी। ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और ये वाला एंगल सी है, और ये बाहर वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो मुझे बताइए कैंची थ्योरम क्या हो जाएगी? मुझे बताइएगा कैंची थ्योरम क्या हो जाएगी मेरे भाई? जितने भी सभी साथी हैं वो मुझे एक बार जरूर बताएंगे कि कैंची थ्योरम मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है। कैंची थ्योरम क्या होती है? फटाफट मुझे बताइएगा। कैंची थ्योरम क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन? ये तो आसान है, ये तो मैं बता के आया हूं मेरे भाई। कैंची थ्योरम ये कहती है कि जब भी कैंची बन रही हो, कैंची इसी टाइप की तो होती है, सीजर जिसे बोलते हैं हम लोग, कैंची बन रही हो तो इसमें जो बाहरी कोण होता है जिसको हमने अल्फा कहा है, ये जो बाहरी कोण होता है ये अंदर के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बाहरी कोण होता है ये अंदर के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बाहरी कोण होता है, ये जो बाहरी कोण होता है ये अंदर के तीनों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग कैंची थ्योरम कहते हैं। याद रखना मेरे भाई। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर समांतर रेखाएं हैं। ये तीन समांतर रेखाएं आप लोगों को दी गई हैं। एम और एल और एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। निम्न पर विचार कीजिए। उसने कहा है ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी, तो इधर होना चाहिए डीई अपॉन डी एफ। डीई अपॉन डी एफ बिल्कुल सही बात है। उसने कहा ए बी इंटू ई एफ, अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ए बी की गुणा ई एफ में करेगा तो डीई की गुणा बी सी में करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। बोथ 1 and 2 बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। बोथ 1 and 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आइएगा यहां आ जाइएगा। इस कोण को थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, समझिए बात को। दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल दी हुई हैं। ए सी बी डी के समांतर है, ये वाली रेखा जो है इसके पैरेलल दी गई है। यदि एंगल ई ए सी यानी ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। एफ डी जी
एफ डी जी ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है, एच ए बी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला जो छुटकू एंगल है, ये वाला एंगल, ये x डिग्री दिया हुआ है और आप लोगों से इस x का ही मान पूछा है कि बताइए मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। बताइए भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ लूं आपसे, तो आपने कहा पूछ लो, अगर ये 55 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अच्छा ये 55 है तो ये कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 55 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 40 हो जाएगा। उसने कहा है AC और BD जो है, AC और BD समानांतर है, ये AC है और ये मेरे प्यारे दोस्त BD है, ये समानांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके पड़ोसी कोणों का योग जो होता है, इसका पड़ोसी कोण ये और इसका पड़ोसी कोण ये आप लोगों के इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त अगर ये मेरे प्यारे दोस्त है, ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल हैं तो ये दोनों पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लीनियर प्रॉपर्टी से होता है, लीनियर प्रॉपर्टी से होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया, 40 प्लस x ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल 55 हो गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 40 और 55 कितना हो जाएगा? 95, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 85 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। इस क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत निकाल देंगे कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सोचना है, समझना है चीजों को, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। आई ई इज पैरेलल टू एफ एच, आई ई ये वाली रेखा जो है इसके पैरेलल है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज एफ एच ई, ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा है कि ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा। ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इस लाइन के ऊपर मैं पूरा देखूं तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? आप कहेंगे स्ट्रेट एंगल होता है, ये स्ट्रेट एंगल होता है और ये पूरा जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। अगर मैं आपसे कहूं ये 60 हो चुका है, ये 50, 60 और 50 110, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 70 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 70 डिग्री का हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल। आप मुझे बताइए अगर ये दोनों रेखा पैरेलल हैं और इनके बीच का ये ट्रांसवर्सल है तो क्या इन दो पड़ोसी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री हो जाएगा? अगर मैं आपसे कुछ इस तरीके से खींचूं तो ये दोनों पड़ोसी कोण है और पड़ोसी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो इसे कितना होना पड़ेगा? 110 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ये 60 है, ये 50 है, 60 और 50 110, पूरा 180 बनाने के लिए इसे 70 लेना होगा। अगर ये दोनों पैरेलल रेखा हैं तो ये दोनों पड़ोसी कोण होंगे, यानी लीनियर प्रॉपर्टी यहां लगेगी। अगर ये 70 है तो इसे 110 होना पड़ेगा, तभी दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 110 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ के मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तीन समांतर रेखाएं हैं एक्स, वाई और जेड की, दो तिर्यक रेखाएं एम और एन काटती हैं। तीन समांतर रेखाएं खींचो। पहले आपने कहा जी ये तीनों समांतर रेखाएं मैंने खींच दी, इनका नामकरण कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है।
इन्हें दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं, एक एम काटती है और एक मेरे प्यारे दोस्त एन काटती है। ठीक है, तिर्यक रेखा एम जो है, ये वाली तिर्यक रेखा एम जो है, रेखाएं एक्स वाई जेड को, इन तीनों रेखाओं को एल एम एन पर काटती है। इसको एल पर काटती है, इसको एम पर काटती है और इसको एन पर काटती है। और तिर्यक रेखा एन जो है, ये तिर्यक रेखा एन जो है, रेखाएं एक्स वाई जेड को पी क्यू आर पर काटती हैं, यानी ये पी पॉइंट होता है, ये क्यू पॉइंट होता है, ये आर पॉइंट होता है। यदि पी क्यू की लेंथ 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है और क्यू आर की लेंथ 9 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, एम एन की लेंथ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, तो एल एम की लेंथ आप लोगों से पूछी गई है। क्या मैंने ये नहीं बताया कि जो इन दोनों का रेशो होगा, जो इन दोनों का रेशो होगा, वही रेशो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का होगा? यही तो बताया मैंने। तो आपने कहा बिल्कुल यही बताया। 3 एकम 3, 3 तिया 9 होगा। 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे x की वैल्यू 3.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी 3 रेखाओं को दो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो मेरे प्यारे दोस्त इधर की साइड का जो भी आप रेशो लोगे, उधर की साइड के उस रेशो के बराबर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हो तो उधर इन दोनों का रेशो लेना पड़ेगा। अगर आप इसका और पूरे का रेशो लेते हो तो उधर भी इसका और पूरे का रेशो लेना पड़ेगा। अगर आप इसका और पूरे का रेशो लेते हो तो उधर भी इसका और पूरे का रेशो लेना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। आराम से देख के बताइएगा मुझे, आराम से देख के बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कोण एक्स ए सी पाई माइनस बी नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाले को मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है अलग अलग करने से भी आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया होगा। जब भी बाहरी कोण की बात आती है तो बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाहरी कोण है, अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसे निकालना चाहता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें से इसको घटा देंगे, x में से c को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे समझाइएगा, अगर ये x माइनस सी हो चुका है, इस लाइन के ऊपर पूरा एंगल कितने का है? पाई 180 डिग्री का है या पाई डिग्री का है। अगर पाई में से इस वाले एंगल को मैं घटा दूं, पाई में से अगर मैं x माइनस सी को घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये वाला एंगल आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ट्राइंगल के देखिए ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण जो रहेगा अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर रहेगा। बाहरी कोण कितना दे रखा है? पाई माइनस बी दे रखा है। ये बराबर रहेगा किसके? इन दोनों के सम के, a प्लस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स माइनस सी, पाई माइनस एक्स माइनस सी के बराबर रहेगा। ये बाहरी कोण जो रहेगा, ये बाहरी कोण ये अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर रहेगा। बस वही काम मैंने किया है। b को उधर लेके जाइए, a प्लस बी, a प्लस बी, b उधर चला जाएगा, प्लस पाई होगा, माइनस एक्स होगा, प्लस सी होगा। ये हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से जब आप देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा तो मेरे भाई x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के प्लस इस वाले एंगल के प्लस इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर बनी हुई है, ये आपके सामने फिगर बनी हुई है। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर ये आपका एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का बाहरी कोण जो होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल आप लोग गौर से देखिएगा।
आप कहेंगे ये जो है ये एक बाहरी कोण है, और बाहरी कोण जो होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर ये बाहरी कोण x है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला एंगल x माइनस सी आ जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर पूरा एंगल पाई होता है, पाई में से इसको घटा देंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स माइनस सी आ जाएगा। अब आप इधर देखिए ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। तो बाहरी कोण कितना है, पाई माइनस बी है। ये किसके बराबर होगा, a प्लस पाई माइनस एक्स माइनस सी, ए प्लस पाई माइनस एक्स माइनस सी के बराबर होगा। यहां से आपने देखा b को उधर लेके आ गए, यहां खोला पाई से पाई कट गया, माइनस एक्स से इधर आ गया प्लस एक्स हो गया, x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। और ये जो सी ऑप्शन आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सी ऑप्शन आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये फेज 12 में आप लोगों से पूछा गया है, ये फेज 12 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डी है सर, डी है सर बेटा, ये सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के तीन कोण आप लोगों को दिए हुए हैं, एक 18x प्लस सी 6 है, एक 10x प्लस 30 है, और एक कोण जो है वो 15x प्लस 15 है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। होता है क्या। अब आपने कहा तीनों को जोड़ेंगे, 18 और 10 28, 28 और 15 43x हो जाएगा। 6 और 30 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा, 36 और 14 50 51 हो जाएगा, और उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर 180 में से 51 जाएंगे तो 129 बचेगा। बचेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। 43 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में होगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 3 है तो 18 तिया 54 और 6 60 हो जाएगा, 10 तिया 30 और 30 60 हो जाएगा मेरे भाई, और 15 तिया 45 और 15 60 हो जाएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कर लोगे ना, अगर आपके सामने आएगा तो आप तो हम उधेड़ देंगे इस क्वेश्चन को। 2024 में आपसे पूछा गया, और अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो समझ जाना कि आप बहुत शानदार चीजें पढ़ के आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने एक ट्राइंगल, ये वाली साइड जो है वो A दी गई है, ये वाली साइड B दी गई है, और ये वाली साइड C दी गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्राइंगल के बनने की कंडीशन क्या है, ट्राइंगल कब बनेगा, ट्राइंगल के बनने की कंडीशन बताइए, तो आप कहेंगे ट्राइंगल के बनने की कंडीशन ये होती है कि आप दो साइड का सम जब भी करोगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। दो साइड का जब आप डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। दो साइड का जब आप डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए, और दो साइड का अगर आप सम करते हो तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। ये बच्चा ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, एक 7 है, एक 12 है, और एक x मुझे दी गई है। उसने कहा x एक पूर्णांक है, x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी x की जगह हम लोग कितनी वैल्यूज को रख सकते हैं, x की जगह कितनी वैल्यूज को रखा जा सकता है। अच्छा, ये मैं पढ़ के आया हूं कि दो साइड का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो हमेशा वो तीसरी साइड से छोटा आएगा। पहली कंडीशन आपके सामने ये बन चुकी है कि x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। दो साइड का जब मैं सम करूंगा तो वो 19 आएगा और वो x से बड़ा होगा। यानी इन दोनों कंडीशन से हम लोग आंसर निकाल देंगे।
उसने कहा x एक तो 5 से बड़ा होना चाहिए और ये जो x है, x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, 5 से बड़ा यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या 19 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए? ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ऐसी 13 वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप कहेंगे जी क्या ये चीज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 19 में से 5 जाएगा 14। जो भी डिफरेंस आए उसमें से एक घटा देना, आपके सामने ये सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। आपके सामने सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी डिफरेंस आए उसमें से एक घटा देना, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। यानी अगर मैं 7 12 6 लूं तो भी ट्राइंगल बन जाएगा, 7 12 7 लूं तो भी ट्राइंगल बन जाएगा, 7 12 8 लूं तो भी ट्राइंगल बन जाएगा, 7 12 9 लूं तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। इनमें से एक्स की जगह कोई सी भी साइड में प्यारे दोस्त ले सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, थोड़ा सा तेजी लाइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं आपको किसमें पढ़ा के आया हूं? मेंसुरेशन में पढ़ा के आया हूं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैंने यहां आपको बताया होगा कि इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, तो आप कहेंगे उसकी साइड को हम लोग 2√3 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं पूछूं बाहर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसकी साइड को हम लोग √3 से डिवाइड करते हैं, तब बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी एक ही वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई, जब इन दोनों का रेशो निकालते हैं ना, जब इन दोनों का रेशो निकालते हैं, अंतःवृत्त क्या होता है? a/√3 होता है। परिवृत्त क्या होता है? a/2√3 होता है। तो ऑलवेज रेशो कितना आएगा? ऑलवेज रेशो 2/1 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो हमेशा रेशो 2/1 होता है। आज के बाद कभी पूछे परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी बड़ी त्रिज्या ऊपर दी हो, छोटी त्रिज्या नीचे दी गई हो, तो आप रेशो 2/1 लिखना। और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या ऊपर दी गई है और परिवृत्त की त्रिज्या नीचे दी गई है, छोटी ऊपर है बड़ी नीचे है, तो आप उसे 1/2 लिखना। इसने पूछा है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, यानी ऊपर जो है अंतःवृत्त होना चाहिए, नीचे परिवृत्त, तो आंसर 1/2 आएगा। 2/1 जो है वो गलती से भी मत लगा देना। 2/1 जो है तब लगाना है जब वो परिवृत्त को ऊपर दे और अंतःवृत्त को मेरे प्यारे दोस्त नीचे दे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मेरे भाई, सोच के बताना है थोड़ा सा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आज थोड़ा सा बोलने में मेरे इश्यू है ना, तो क्लास जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा। अगली 4-5 क्लास जो होंगी ज्योमेट्री की वो थोड़ी सी बड़ी लूंगा, लगभग 1.25 घंटे की लूंगा, 1 घंटा 45 मिनट की। मंडे की क्लास भी 1 घंटे 45 मिनट की, ट्यूसडे की क्लास भी 1 घंटे 45 मिनट की, और वेडनेसडे की क्लास और थर्सडे की क्लास भी ऐसे ही लूंगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेरी आवाज मतलब बोलने में थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है। क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये मेरे दोस्त एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजा बराबर होंगी। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। परपेंडिकुलर जो होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये सामने वाली साइड को आधे आधे में भी बांटता है, यानी ये परपेंडिकुलर का भी काम करता है, ये
एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी काम करता है मेरे भाई। उसने कहा है डीबीसी पर स्थित है, ये बना दिया। यदि एडी की लंबाई 4√3 दी गई है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं ये ऊंचाई दी गई है, और किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है। और उसने कितनी दी है? 4√3 दी है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 8 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 8 हो जाएगी। उसने कहा है भाई साहब एबीसी का परिमाप बताइए। ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? परिमाप जो है वो 24 हो जाएगा। परिमाप जो है वो 24 हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है। ये सीजीएल मेंस 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। आपने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी सभी भुजा जो हैं वो बराबर आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ए है। केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, तो सुनिएगा और गर्दन हिलाइएगा कि क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। जहां पे सारी माध्यिका कट करती हैं उस पॉइंट को केंद्रक या सेंट्रोइड कहा जाता है। माध्यिका क्या होती हैं? माध्यिका वह लाइन होती है जो सामने वाली साइड को आधे आधे में बांटती है। अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा एक ट्रायंगल है, यहां से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो सामने वाले को आधे आधे में बांटे, तो इसे हम माध्यिका कहेंगे। यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो सामने वाली को आधी आधी में बांटे, तो इसे हम माध्यिका कहेंगे। यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो आधे आधे में बांटे, तो ये माध्यिका कहलाएगी। और जिस पॉइंट पे माध्यिका सारी कट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है, उस पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। और कभी भी आप लोगों से पूछा जाए केंद्रक जो है वो पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आप कहना 2:1 में डिवाइड करता है। यानी ऊपर के पार्ट जो होंगे वो 2 होंगे और नीचे का पार्ट जो होगा वो 1 होगा। पूरी लेंथ, जो भी पूरी लेंथ दी गई है, 2 हिस्से ऊपर वाले पार्ट होंगे और 1 हिस्सा मेरे प्यारे दोस्त नीचे वाला पार्ट होगा। अब क्वेश्चन ने कहा त्रिभुज की भुजा 12 दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 दे रखी है। अगर मैं इसकी ऊंचाई निकाल लूं तो क्या समबाहु के केस में ऊंचाई ही मेरे प्यारे दोस्त इसके माध्यिका का काम करती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल करती है। अच्छा, ऊंचाई कैसे निकालते हैं? किसी भी समबाहु त्रिभुज की √3/2 ए से निकालते हैं। ए कितनी दी हुई है यानी भुजा कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे भुजा जो है वो 12 दी गई है। तो क्या समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आ जाएगी या जो माध्यिका की लंबाई आ जाएगी वो 6√3 आ जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपके पास पूरी माध्यिका की लंबाई है, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपके पास मौजूद है, तो इसका 2/3 निकाल देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, और पूरी लंबाई का 1/3 आप लोग निकाल देंगे तो नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। अगर पूरी माध्यिका ये है, इसका 2/3 निकाल देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और पूरी माध्यिका का 1/3 निकाल देंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। अब मेरे भाई काट दीजिए, यहां 3 दूनी 6, तो आंसर जो आएगा वो 4√3 आएगा। यहां देखिए 3 दूनी 6, आंसर जो आएगा वो 2√3 आएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर वाली लंबाई कितनी होगी तो आप कहना कि ये 4√3 होगी। अगर नीचे वाली लंबाई पूछे तो ये मेरे भाई 2√3 हो जाएगी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका के बारे में कहा जाए या एंगल बाइसेक्टर के बारे में कहा जाए तो वो एक ही रेखा होती है जो 90 डिग्री पर सामने जाके मिल रही होती है और सामने वाली रेखा को आधे आधे में डिवाइड कर रही होती है। और मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो जिस पॉइंट पर माध्यिका कट करती हैं उस पॉइंट को केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड बोला जाता है। और किसी भी लाइन का सेंट्रोइड जो होता है वो पूरी रेखा को 2 हिस्से ऊपर वाले होते हैं, 1 हिस्सा नीचे वाला होता है, 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत बार ओरली ये भी पूछा गया है कि सेंट्रोइड जो होता है वो पूरी माध्यिका को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आपका जवाब होगा 2:1 में डिवाइड करता है। कितने में? तो आप कहेंगे 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे फटाफट जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर बना है। ये वर्ग है जिसे इन्होंने नाम दिया है बी सी डी और ई। इसी के ऊपर एक ट्राइंगल बना है समबाहु त्रिभुज जो एबीसी है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये चारों भुजाएं ए हो जाएंगी। अगर समबाहु त्रिभुज की ये भुजा ए है तो क्या तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ई ए बी यानी कि ये वाला एंगल आपसे कह रहा है ई ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ई ए बी यानी कि ये वाला एंगल, और ए ई बी यानी कि ये वाला एंगल है। इसका और इसका 3 गुना दोनों जोड़ के आपको बताने हैं कि कितने होंगे। एक तो ये वाला एंगल निकालना होगा और एक ये वाला एंगल निकालना होगा। ये वाला एंगल जो है और इसका 3 गुना जो है वो आपको जोड़ के बताना है कितना आएगा। फटाफट बताइए। अच्छा, जब कोई वर्ग आप लोगों को दिया होता है तो वर्ग में ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये वाला पूरा कोण कितने का हो जाएगा तो आप कहेंगे 90 और 60 150 का हो जाएगा। बचा कितना? 30 बचा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो चुका होता है। ये वाला एंगल जो है वो 150 हो चुका है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स को 30 डिग्री का होना, कितने का होना पड़ेगा? 30 डिग्री का होना पड़ेगा। अब ये देखिए कि ये दोनों साइड बराबर है मेरे भाई। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 30 को 2 बराबर भागों में बांट दो, ये भी 15 हो जाएगा और ये भी मेरे प्यारे दोस्त 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ई ए बी यानी ये 15 डिग्री है प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए ई बी यानी ये वाला एंगल भी 15 डिग्री है। 15 तिया 45 और 15 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो जवाब कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जवाब जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी और एक विषमबाहु त्रिभुज डीबीसी चाप के एक ही तरफ एक वृत्त में अंकित है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वृत्त वाली आ चुकी है, तो एक प्रॉपर्टी जो है जब क्वेश्चन आ गया है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अगर ये आपके सामने कोई एक वृत्त दिया हुआ है और यहां कोड जो है वो समान दी गई है, जीवा जो है वो समान है, इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर जहां भी एंगल बनेगा, मान लो ये एंगल है, मान लो ये एंगल है, मान लो ये वाले एंगल है, इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर जहां भी एंगल बनेगा वो बराबर होगा। इसी जीवा ने यहां एंगल बनाया है, ये भी थीटा होगा। इसी जीवा ने यहां भी एंगल बनाया है, ये भी थीटा होगा। इसी जीवा ने यहां भी एंगल बनाया है, ये भी थीटा होगा। और इसी कॉर्ड ने यहां भी एंगल बनाया है तो ये भी थीटा होगा। यानी सेम कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं मेरे भाई। अब आप एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा एक समबाहु त्रिभुज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी and a scalene triangle DBC are inscribed in a circle on same side of the arc। ये मेरे प्यारे दोस्त एक ABC जो है वो एक ट्राइंगल था जिसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम दिया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा। होगा क्या? उसने कहा एक विषमबाहु त्रिभुज है डीबीसी, यानी बीसी मतलब इस लाइन को तो एज इट इज लिया है, एक लाइन उन्होंने और ले दी है डीबीसी। डीबीसी ये मेरा एक स्केलन ट्राइंगल है, यानी जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं। उसने मुझसे पूछा है कि वृत्त में अंकित बीडीसी किसके बराबर है? बीडीसी ये वाला एंगल किसके बराबर है? आप मुझे बताइए, क्या कोड सेम है, क्या बेस सेम है? और एक ही बेस के द्वारा वृत्त की परिधि पे जहां भी एंगल बनेगा
वो मेरे प्यारे दोस्त बराबर होंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे एक ही जीवा के द्वारा। तो यहां कितने डिग्री का एंगल बनना है? 60 डिग्री का। तो यहां कितने डिग्री का बन जाएगा? 60 डिग्री का। वही आपसे पूछा है कि यहां बनने वाला कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो आप कह देंगे 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचने पर मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करेगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा। उसने कहा पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सबसे पहले मुझे आइसोसेल्स ट्रायंगल बताइए क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, थोड़ा सा बताइए मुझे। थोड़ा सा मुझे बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं। तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं, हम लोग मेंसुरेशन में भी पढ़ के आए हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और ये जो दो भुजाएं बराबर होती हैं इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। होते हैं क्या? तो उसने कहा है कि पूर्णांक भुजाएं, एक तो भुजाएं पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज होंगे जिनकी दो भुजाओं का योग जो है वो 16 सेंटीमीटर है। कोई सी भी दो भुजाओं को जोड़ के जो है वो 16 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसे कितने त्रिभुज होंगे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए फटाफट क्या होगा मेरे भाई। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे जिनकी दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो ये समझिए समद्विबाहु है तो दो भुजाएं हमें एक जैसी लेनी पड़ेगी और ये भुजा जो है हमें अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है, दो भुजाओं का योग 16 लाना है तो पहले वो सारे केस ले लेता हूं जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी 8-8। क्या दो भुजाओं का योग 16 आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल। अगर यहां एक रखेंगे तो भी मेरे भाई दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। अगर दो रखेंगे तो भी बड़ा होगा, अगर तीन रखेंगे तो भी बड़ा होगा, चार रखेंगे तो भी बड़ा होगा, पांच रखेंगे तो भी बड़ा, छह रखेंगे तो भी बड़ा, सात रखेंगे, आठ रख सकते हैं, नौ रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, 15 तक रख सकते हैं। 16 इसलिए नहीं रख सकते मेरे भाई कि कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तीसरी अगर आपने 16 रख दी तो इनका योग जो है वो 16 से बड़ा नहीं हुआ, 16 के बराबर हो गया, यानी ये सारी साइड हम लोग ले सकते हैं। 8-8 के साथ ये सारी साइड हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है कि ये 8-8 बराबर ना हो, एक भुजा 9 हो, दूसरी भी भुजा 9 हो, लेकिन दो भुजाओं का योग 16 होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन बन सकती है? 9 और 7 16 हो गया। दो को बराबर मुझे इसलिए लेना पड़ेगा, दो को बराबर मुझे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, आपने कहा जी 9-9 को बराबर लिया है, क्या हम 7-7 को बराबर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं भैया, भुजाएं तो ये भी बराबर हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां भी दो भुजाओं का योग 16 बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी कंडीशन ये बनेगी, ये भी। आपने कहा जी अगर दो भुजाएं 10-10 ले ली और एक भुजा 6 ले ली तो दोनों भुजाओं का योग 16 हो गया। दो बराबर भुजाएं भी हो गई, ये भी बन सकता है। मैंने कहा ये बन सकता है, तो ये इसे बनाने में क्या परहेज है आपको? 6-6 ले लो दो बराबर भुजा। आपने कहा जी इन दोनों का योग जो है वो 16 हो गया और मेरे भाई दो बराबर भुजाएं हो गई, समद्विबाहु हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है? 11-11-5 पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है 11-11-5? तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, दो बराबर भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का योग जो है वो 16 बैठ रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि ये भी पॉसिबल है? क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? आपने कहा बिल्कुल बन सकता है, दो भुजाएं बराबर हैं और इन दोनों भुजाओं का योग 16 बैठ रहा है। लेकिन ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहां ये तीसरी से छोटा आ रहा है तो ये वाला ट्रायंगल नहीं बन पाएगा।
यानी 11 से ऊपर जो है अब हम ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। हम ले सकते हैं मेरे भाई 12 ले सकते हैं, 12 12 4 ले सकते हैं, 12 और 4 16 हो गया। हम लोग 13 ले सकते हैं, 13 13 3 ले सकते हैं। हम लोग 14 ले सकते हैं, 14 14 2 ले सकते हैं मेरे भाई। और हम लोग 15 ले सकते हैं, 15 15 1 ले सकते हैं। ये वो सारे त्रिभुज हैं जो पूरे पूरे बन सकते हैं। ये वो सारे त्रिभुज हैं वो जो पूरे पूरे बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं 1 2 15 तो ये त्रिभुज हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो आप कहेंगे ऐसे 24 ट्रायंगल बन सकते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार कर लेना। इस क्वेश्चन पे जब थोड़ा सा विचार करोगे तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि हमें एक्चुअल में लेना क्या था। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सबसे पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल लेना था जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। उसने कहा कोई सी भी दो भुजाओं को जोड़ के 16 आना चाहिए। तीसरा आपको दिमाग के कोने में यह सेट करना है कि ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल के बनने की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले दो बराबर भुजाएं बराबर ले ली, दो बराबर भुजाएं 8 8 ले ली और इनका योग भी 16 हो गया। अब मैं तीसरी भुजा चाहे कुछ भी ले लूं, 1 से लेके 15 तक हमेशा ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों को बराबर ले लिया, इनका योग भी मेरे प्यारे दोस्त 16 आ रहा है, तो इन्हें आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद बराबर भुजाओं से अलग, 8 8 से अलग, और मैं क्या ले सकता हूं बराबर, मैं 9 9 भी ले सकता हूं। 16 योग लाना है तो जब इनको 9 लिया है तो यहां 7 लेना पड़ेगा। इन 7 को भी बराबर ले सकता हूं। तो ये तमाम तरीके की कंडीशन आप लोगों की बन सकती है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक दो क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को देखना होता है। और फिर भी कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी मिलती है तो मैं जरूर आपको देख के बताऊंगा। कल एक बार मुझे याद जरूर दिलाना है ना, कल एक बार याद मुझे जरूर दिलाना कि कल एक बार मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक देख के बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरे भाई, एक छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, एक छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है मेरे भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी बेस बताना है, जिसका क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है और त्रिभुज की ऊंचाई दी है। क्या प्यारे दोस्त आप नहीं जानते कि त्रिभुज कोई सा भी हो, अगर मेरे पास बेस और हाइट दिया हुआ है तो मैं हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि बेस कितना है तो आप कहेंगे बेस जो है वो निकालना है। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट जो है वो 27 है, और एरिया कितना दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है। ये प्यारे दोस्त डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और ये 27 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 नाम 27 होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी बेस जो आएगा वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 15 23, सो हाउ 8 15 23 का कहां बनाया है, मुझे बताइए। 8 15 23 का कहां बनाया है मैंने? 8 8 8 ले लो, ले लिया ना, 8 8 8 ले लिया, 8 8 8 8 15 23 का मुझे बताओ तो सही कहां बनाया है मैंने। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 8 15 23 का, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो जब भी आप लोगों के सामने किसी ट्राइंगल का बेस या हाइट दिया हुआ हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त आज का, फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल है मेरे प्यारे दोस्त। एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है मेरे भाई। एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। याद रखना जब भी समद्विबाहु वर्ड आ जाए और समकोण त्रिभुज हो तो ये दोनों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो a√2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। AC जो है वो 8 दिया हुआ है, कहां है, एंगल C 90 डिग्री है, इसे A ले दीजिए, इसे B ले दीजिए,
उसने कहा AC जो है ना ये 8 दिया हुआ है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। तो AB ज्ञात कीजिए भैया जी। ऐसे छुटके क्वेश्चन पूछोगे? नहीं पूछेंगे भैया, आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और यहीं से कल हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कल क्लास नहीं होगी, मंडे में क्लास होगी और मंडे में क्लास की ड्यूरेशन वही, हम लोग 5 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और शानदार तरीके से खत्म करेंगे। 8 8 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो हो जाने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो साइड बराबर होनी चाहिए, दो साइड बराबर होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, दो साइड बराबर होनी चाहिए और दो साइड्स का सम जो है वो 16 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इक्विलेटरल होगा तो भी चलेगा, दो साइड्स तो बराबर है ना उसकी, दो साइड तो बराबर है ना बेटा। देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होनी चाहिए, तो तीसरी बराबर लूं या ना लूं फर्क नहीं पड़ता। मेरी कंडीशन आपसे यह है कि दो साइड बराबर होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि 8 8 तो इसके साथ मैं 8 ले सकता हूं, मेरी दो साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं, कंडीशन पूरी हो रही है। तीसरी साइड बराबर हो भी सकती है, तीसरी साइड बराबर नहीं भी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि तीन साइड बराबर होनी चाहिए, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, वहां दो साइड बराबर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है मेरे भाई, होमवर्क का क्वेश्चन है। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ परसों, और पढ़ के आइएगा। जिसने अभी 16 घंटे की उस क्लास को नहीं किया है प्लीज मेरे प्यारे दोस्त उसे कर लीजिएगा, यही आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़िएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन आपको आपके प्री में देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो वो 16 घंटे की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इक्विलेटरल इज ऑल्सो आइसोसेल्स ट्रायंगल, बिल्कुल जैसे स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, है ना। ठीक उसी तरह इक्विलेटरल जो होता है वो आइसोसेल्स होता है, लेकिन आइसोसेल्स जो होता है वो इक्विलेटरल नहीं होता। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।